फिर हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ होंग के पास आकर उससे कहता है कि जो मास्टर है उन्होंने मुझे इस शराब को आपको पिलाने के लिए कहा है, प्लीज आप इसे पी लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और जो होंग है वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी बजर्क होने वाला था, जो फैमिली है उसके साथ मैं अभी के लिए लड़ाई शुरू नहीं कर सकता क्योंकि जो फैमिली के एंसेस्टर है वर्चुअल इमोर्टल पर है जिसके साथ मैं अभी लड़ नहीं सकता। और जो फैमिली के एंसेस्टर है वो हमारे होंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, हमने आपको सबसे पहले और समझा था लेकिन आप मर्द है। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा होंग है रेड के पास से शराब की बोतल लेता है और उसे पीते वहां से चला जाता है। और हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि फिर से वापस आकर शराब को पीने लगता है, लेकिन पीते वक्त उसके जो सर पर उसने जो हेड पहनी होती है वो नीचे गिर जाती है और जो रेड है उसका असली चेहरा बाकी लोगों के सामने आ जाता है। रेड का असली चेहरा देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि क्या यूजुलिन को इस तरह के भी शौक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रेड के पास आते है, उससे कहते हैं कि जरा संभल कर, तुम्हारे सर के ऊपर से जो हैट है वो नीचे नहीं गिरने चाहिए क्योंकि जो लोग है वो कुछ अलग ही इसका मतलब निकाल लेते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो रेड है उस बात के लिए मान जाते और जल्दी से उस हैट को पहन लेते। उस हैट को पहन लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रेड से कहता है कि चलो यहाँ से चलते और कुछ नाश्ता करते हैं। फिर हमें जो फैमिली के यंग मास्टर को दिखाई जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वहां से जा रहा होता है और जाते वक्त जो उसका साथी होता है उसे कहता है कि जल्दी से इस एक मास्टर के लिए और कुछ औरतें लाओ जिसकी कि मुझे अभी काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये जूलियन तुमने जो फैमिली के प्रेस्टीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कॉन्पेन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मुझे सारे लोगों के सामने चींटी की तरह ह्यूमिलेट भी किया। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे डिसाइपल की, ये जो यंग मास्टर तुम्हारे डिसाइपल को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जो डिसाइपल उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा और जो एंटी इंसेक्ट है उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और जो यंग मास्टर गुस्से में वहां से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे कोई तो पहुंच जाता है जिसके के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, जिस किलिंग इंटेंट को हमारे जो होंगे वो भी महसूस कर लेता है। जिस चीज को महसूस करने के बाद जो होंगे मुस्कुराते हैं वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कोई अच्छा सा शो आने वाला है जिसे कि देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में वापस आ जाता है। घर में वापस आ जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने जिन लड़कियों का मंगाया था वो लड़के अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी से जल्दी उन लड़कियों का इंतजाम करो। यंग मास्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से वही आदमी यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह हमला यंग मास्टर को लगने से पहले जो यंग मास्टर है उसके आजू बाजू एक प्रोटेक्शन बैरियर अपीयर हो जाता है, जिस वजह से जो उस आदमी की स्वॉर्ड है उस प्रोटेक्शन अरे से टकरा जाती है। उसकी जो स्वॉर्ड है वही पर ही चकनाचूर हो जाती है। उसकी इम्पैक्ट की वजह से वो जो आदमी खिसकते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, लेकिन वो आदमी अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इस कमीने के पास हाई लेवल प्रोटेक्टिव ट्रेजर होगा। लेकिन तभी जो यंग मास्टर चिल्लाती उस आदमी से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की। लेकिन तभी हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो कि फिर से खड़ा होते हुए अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है कि तभी जो यंग मास्टर के सोल्जर वो यंग मास्टर को घेरते हुए कहते हैं कि असैसिन है, जल्दी से यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। फिर हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से और काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है कि इसके जो लोग हैं काफी तेजी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इसे प्रोटेक्ट करने से पहले इसे मुझे मार डालना होगा, नहीं तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। इतना कहने के बाद जो असैसिन है अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करते हैं उसे यंग मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते और उसे अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर जो यंग मास्टर चौंकते हुए कहता है कि इसने अपने ब्लड एसेंस को पूरी तरह से जला दिया है बस मुझे मारने के लिए, लगता है कि यह पागल हो चुका है, जल्दी से उसे मार डालो। उस यंग मास्टर के इतना कहने के साथ ही वो जो सोल्जर उस असैसिन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि तब तक जो असैसिन है उनके काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करते हैं। उन सोल्जर्स को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से और काफी ज्यादा ब्रूटली उन्हें खत्म कर देता है। और असैसिन वहीं पर तो वो यंग मास्टर के ऊपर हमला करते हुए जो यंग मास्टर उसके हाथ को भी काट देता है, जिस वजह से जो यंग मास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर और भी ज्यादा सोल्जर्स यंग मास्टर के प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन लोगों को वहां पर आता हुआ देखकर जो असैसिन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने अपने ब्लड एसेंस को जलाते हुए इतना ज्यादा पावरफुल हमला उस यंग मास्टर के ऊपर किया था, लेकिन उसके
सोल्जर्स बीच में आ गए, जिसके वजह से मेरा जो हमला है प्रॉपरली उस यंग मास्टर के पास नहीं पहुंच पाया और उसके वजह से सिर्फ उसका हाथ कट गया, नहीं तो वो कब का ही मारा जाता। अब मेरे पास मैं सिर्फ एक ही हमला कर सकता हूँ, इतनी ही ताकत बची है। इतना कहने के बाद जो असैसिन है वो सबसे पहले वहां पर आसपास के जितने भी सोल्जर्स है उन्हें खत्म कर देता और काफी तेजी के साथ यंग मास्टर की तरफ बढ़ते उसे कहता है कि साले कमीने, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार दूंगा। और उस असैसिन को इतना तेजी के साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख कर जो यंग मास्टर उसके काफी ज्यादा फट जाते और उस असैसिन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो असैसिन है वो यंग मास्टर से कहता है कि तुमने इस जिंदगी में इतना बड़ा पाप किया है कि तुम अगर 7 जन्म भी ले लो तब भी उस पाप को नहीं धो पाओगे। लेकिन तभी वहां से सीन चेंज होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बैंकेट में आए हुए सारे लोगों से कहता है कि जो यंग मास्टर उसके ऊपर एक असैसिन ने हमला किया है, जल्दी से वहां पर चलो। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि होंग, तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता था ना। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने बस अंदाजा लगाया था। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए होंग से कहते हैं कि वैसे भी ये जो बैंकेट है काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, लेकिन अभी काफी ज्यादा अच्छा शो देखने को मिलेगा, जल्दी से अपने जूनियर सिस्टर को लेकर यहाँ पर से चलो। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारे होंगे वह हमारे रैक को खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस असैसिन का हमला यंग मास्टर को लगने से पहले वहां पर एंसिस्टर आ जाते और उस असैसिन का हमला वहीं पर ही रोक लेते हैं। और जो एंसिस्टर है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस असैसिन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जो फैमिली में आकर परेशानी पैदा करने की। इतना कहने के बाद जो एंसिस्टर उस असैसिन के ऊपर हमला करते उसे कहते कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिस बात को सुनने के बाद जो असैसिन है वो हंसते हुए उस एंसिस्टर से कहते कि मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा है। इस कमीने ने काफी ज्यादा बुरे काम किए जो कि हेवंस के विल के बिल्कुल खिलाफ है। ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम सही समय रहते यहाँ पर आए थे, अगर तुम सही समय पर यहाँ पर नहीं आते तो ये जो कमीना है वो आज मेरे हाथों से मारा जाता। उस असैसिन की यह बात सुनने के बाद जो एंसिस्टर है यंग मास्टर से कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर है वो एंसिस्टर से कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और वो मुझे मारने पर अड़ा हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो असैसिन है वो इस यंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारे दादाजी ने अभी तक अपना नाम नहीं बदला है, मेरा नाम लियू जी है। लियू जी का नाम सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि ये तो नाइफ डेमन लियू जी है। और उस असैसिन का नाम सुनने के बाद उन लोगों को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि नाइफ डेमन क्या इतना ज्यादा पावरफुल है। जिस बात को सुनने के बाद जो वो लोग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एक्यूरेट है और वो रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करता। अगर उसे कोई आदमी पसंद न आ जाए तो उस आदमी को वो जान से मार देता है। और वो यांजाओ में काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए घूम रहा था और जिन जिन कल्टीवेटर्स के साथ इसने लड़ाई की उन सारे कल्टीवेटर्स को उसने काफी ज्यादा बुरी तरीके से हराया, जिसके वजह से यांजाओ के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स है उनके बीच में इसका जो खौफ है वो फैल गया। लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जो आदमी वो जो फैमिली के यंग मास्टर को असैसिनेट करने के लिए जू फैमिली में आएगा। लेकिन तभी पीछे से जू फैमिली का पैट्रिक है वो आते हुए कहता है कि आखिर हमारे जू फैमिली का इनविटेशन आखिर इस डिमोनिक कल्टीवेटर के हाथों में कैसे चला गया। जिस बात को सुनने के बाद जो असैसिन है मेरे कान के पास आकर चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हारा जो इनविटेशन है किसी के पास से चुराया था। फिर जो यंग मास्टर उस असैसिन से कहता है कि मेरे तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम मेरी जान लेने के लिए अपनी जिंदगी में जोखिम में क्यों डाल रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो असैसिन है वो यंग मास्टर से कहते हैं कि क्या कोई भी दुश्मनी नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए यंग मास्टर से कहते हैं कि मेरी जो बहन थी वो तुम्हारे हाथों से मारी गई। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो असैसिन है वो अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि मेरी जो बहन है उसका नाम ली जियाओफाई था, हम बचपन से ही एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते थे और बड़े होने के बाद हमने कल्टीवेशन करने के लिए ईस्टर्न रीजन में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। और उस साल मेरी जो सिस्टर है उसने गोल्डन कोर रिवर पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और उसने मुझे कहा कि वो लिंगजाओ सिटी में जाना चाहती है क्योंकि वो ईस्टर्न रीजन का जो फ्लावर सी था वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा सुना तो वो उसे देखना चाहती थी। लेकिन उस समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसके वजह से मैं स्वॉर्डमैनशिप की कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा बिजी हो गए, जिसके वजह से मैं उसके साथ नहीं
ही गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसने जो जेड पेंडेंट मेरे पास छोड़ा था वो जेड पेंडेंट टूट गया और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लिंगजाओ सिटी में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, जिसके वजह से मैं लिंगजाओ में आकर हर जगह उसकी पूछताछ करने लगा और इसके अंदर लगभग मैंने सारे के सारे दौलत खर्च कर दी। लेकिन मुझे पता चला कि जो यांगयांग सिटी का ड्रंकन इमोर्टल टावर था उसके अंदर मेरी जो बहन है उसका झगड़ा तुम्हारे साथ हुआ था और तुम्हारे जो फैमिली के गार्ड्स थे उन्होंने उसे वहां पर से लेकर गए और बाद में वो वहां पर कभी भी नहीं दिखाई दी। और यांगयांग सिटी के हर कोई जानता है कि जो फैमिली के यंग मास्टर कितना ज्यादा घटिया किस्म का आदमी है। और मैंने रूमर्स में ऐसा सुना है कि तुम इन नरिशमेंट और यंग सप्लीमेंटेशन जैसी इविल टेक्निक्स को भी कल्टीवेट करते हो और तुमने कई फीमेल कल्टीवेटर्स को टॉर्चर करके मार डाला है। और मेरी जो बहन थी वो गोल्डन कोर कल्टीवेटर थी और वो उस समय तुम्हारे चंगुल में फंस गई होगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मरने से पहले मेरी जो बहन है उसने कितने ज्यादा टॉर्चर को सफर किया होगा। तब से मैंने उसके बदला लेने की कसम खा ली, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी तरह की कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा डिस्परेटली कल्टीवेट किया और दूसरों लोगों के साथ लड़ाई करते हुए मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ाई और आखिर में मैं फ्यूजन रिलम पर अपना ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा। हालांकि मैंने बदला लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू किया, तब मैंने पाया कि तुम जब भी बाहर जाती हो तो तुम्हारे साथ कई सारे पावरफुल गार्ड्स का ग्रुप होता है, जिसके वजह से मैं तुम्हारे ऊपर रैशली हमला नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर उस समय रैशली हमला कर दिया होता और मैं फेल हो जाता तो मुझे काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती और मैं अपना बदला भी नहीं ले पाता। इसीलिए मैं इंतजार करते हुए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करने लगा और फाइनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तुम्हारे ये जो फैमिली का बैंकेट। जैसे कि क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि वो अपने घर में काफी ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी होती है। और तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे घर में घुसकर कोई असैसिन तुम्हारे ऊपर भी हमला कर पाएगा, जिसके वजह से उस समय तुम काफी ज्यादा रिलैक्स होगे और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका होगा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मारना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तुम्हें मारने की इतनी ज्यादा करीब था, काफी ज्यादा करीब था। और उस असेसिन की ये सारी बातें सुन लेने के बाद जो यंग मास्टर कहता है कि ड्रंकन इमोर्टल टावर, हाँ मुझे अभी अभी याद आया, तो अच्छा वो छोटी सी तीखी मिर्ची तुम्हारी बहन थी क्या? मेरे पास काउंटलेस फीमेल कल्टीवेटर्स है, लेकिन मैं उनमें से कई सारे लोगों को भूल जाता हूँ। हालांकि हमेशा कोई ना कोई ऐसे फीमेल कल्टीवेटर होती है जो कि गहरी छाप छोड़ जाती है, जो कि कई सालों के बाद भी याद रखने के लायक होती है। और तुम्हारी जो बहन थी वो उन्हीं में से एक थी। इस यंग मास्टर को अभी भी याद है, तुम्हारी जो बहन थी उसका जो फिगर था एक्सप्लोजिव था, लेकिन उसका जो गुस्सा था वो एक पटाखे की तरह था, जो कि हल्के से टच से भी भड़क उठता था। और हमें उस असेसिन को दिखाया जाता है जो कि उस यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे अपने बहन के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी जो बहन है उसके भाई से कह रहे होते हैं कि भाई हमेशा स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करना बंद कर दो, कुछ समय मेरे साथ भी गुजार लो, चलो ना कुछ खेलते हैं। लेकिन हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने मुंह से गंदगी छोड़ना बंद नहीं कर रहा होता और उस असेसिन से कहता है कि लेकिन इस तरह की जो औरत होती है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। उस समय ड्रंकन इमोर्टल टावर में मैं काफी ज्यादा नशे में था और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से वाली थी, जिसके वजह से मैंने अपने गार्ड्स को उसे उठाकर मेरे रूम में लेकर आने के लिए कहा। उस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे और मुझे कोसने लगे थी, लेकिन उसके बाद में मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उससे वो काफी ज्यादा टूट गए, रोने लगी और मुझसे दया की भीख मांगने लगी। उसकी आवाज काफी ज्यादा मीठी थी। इसके बाद में जो यंग मास्टर है उस लड़की के बारे में काफी ज्यादा घटिया तरीके से बातें करता है, जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा घटिया बातें थी कि जिसे कि मैं पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया। और एक ऐसा पहला मांगा है जिसके के अंदर इतनी ज्यादा घटिया तरीके से बातें हुई, लेकिन उस यंग मास्टर की इतनी सारी घटिया तरीके की बातें सुनने के बाद वो जो असेसिन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस यंग मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम कमीने जानवर कहीं कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो जो असेसिन है उस यंग मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे यंग मास्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो एंसेस्टर है
अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं और जो असैसिन है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उस एंसेस्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो असैसिन है उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। और हमें जो फैमिली के पेट्रिया को दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर का साथ देते हैं, उस असैसिन से कहते हैं कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन को अपने कॉल्ड्रन की तरह इस्तेमाल किया, ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके अलावा तुम्हारा जो बहन है उसका जीवन खराब था, तुम आखिर उसके लिए मेरे जो फैमिली के होनहार यंग मास्टर को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो। उस पेट्रिया की ये बातें सुनने के बाद जो असैसिन है उसे कहता है कि तुम अपने घटिया मुंह से मेरे बहन का नाम में बदलो। उस पेट्रिया की बात सुनने के बाद जो असैसिन है उस पेट्रिया से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बहन का कंपैरिजन इस बीस्ट के साथ करने की। और हमें उस घटिया यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी तारीफें कर रहा होता है कि तुम्हारी जो बहन है वो मेरे हाथों से मारी गई, जिसके वजह से उसकी काफी ज्यादा अच्छी किस्मत है और साथ ही में उसके जो लोग होते हैं वो भी उसी यंग मास्टर का साथ दे रहे होते हैं। और उन लोगों को अपना साथ देता हुआ देख जो फैमिली का पेट्रिया उस असैसिन से कहता है कि देखा एक नजर में साफ हो गया कि कौन गलत है और कौन सही है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि पर्सन जो कि पूरी दिल से अपनी बहन का बदला लेना चाहता है और वो पागलपन से कल्टीवेशन करता है, उसे डेमोनिक कल्टीवेटर कहा जाता है। और एक काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फैमिली का यंग मास्टर जो कि काफी ज्यादा घटिया किस्म के काम करता है, उसे एक राइटियस कल्टीवेटर माना जाता है। कितनी ज्यादा घटिया बात है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें लियू जी को बचाना होगा, तुम्हें उसे अपने डिसाइपल के रूप में उसे एक्सेप्ट करना होगा। और साथ ही में जो फैमिली का एंसिस्टर उसे अपने इच्छा से अपने फैमिली को खत्म करने के लिए कहना होगा। और पूरी फैमिली को खत्म कर देने के बाद जो एंसिस्टर है वो तुम्हारा काफी ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया तो तुम्हें सुप्रीम फिस्ट टेक्निक दी जाएगी, जिसका क्या नाम बैटल सेंट फिस्ट होगा। लेकिन अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करना चाहते तो तुम्हें ऑप्शन 2 भी दिया जाता है। अगर तुम अन्याय के सामने चुप्पी साध लेते हो तो तुम्हें 10 लो ग्रेड के स्पिरिट क्रिस्टल्स दिए जाएंगे। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम को टोंट मारते हैं, उससे कहते हैं कि क्या इतना बड़ा रिवॉर्ड, मैं इस रिवॉर्ड को पूरी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर पाऊंगा। और वो सिस्टम को गाली देते हैं, उसे कहता है कि सिस्टम आखिर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया और मुझे उसे कंप्लीट करना ही होगा, हालांकि मैं भी उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं तो पहले से बीच में जाकर जो लियू जी है उसे बचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन यहाँ पर की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा हार्ड है। और तुमने तो मुझे ये मिशन दिया है कि जो फैमिली का एंसेस्टर उसे अपनी इच्छा से जो फैमिली के यंग मास्टर है उसे मारना होगा और उसे मारने के बाद उसे मेरा ग्रेटफुल भी होना होगा। आखिर एक इस तरह का पागलपन भरा स्कीम है। और हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लियू जी के ऊपर स्वॉर्ड तानती है, उससे कहता है कि लियू जी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद जो यंग मास्टर लियू जी को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर बीच में आते हुए जो यंग मास्टर उसके हमले को रोक लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बीच में आकर लियू जी को बचाता हुआ देखकर जो यंग मास्टर चौंकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जो आसपास के लोग हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर स्नाइप डेमन को क्यों बचाना चाहता है, वो तो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, आखिर ये करना क्या चाहता है। लेकिन तभी पीछे से जो फैमिली का पेट्रियर्क आते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वेनेरेबल ए, आपका कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम मेरे बेटे को डेमोनिक कल्टिवेटर को मारने से क्यों रोक रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पेट्रियर्क से कहते हैं कि क्योंकि मुझे एक सनक आ चुकी है, मैं इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे डिसाइपल को छूता है तो मुझे छूने जैसा होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वहां पर आए हुए लोग काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि क्या ये आदमी पागल हो चुका है, आखिर उसके ऐसे कहने की हिम्मत कैसी हुई। और जो लियू जी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि कुछ समय से आप ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो, इसलिए आप मुझे अपना डिसाइपल बनाने का रिस्क क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर आपने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया तो जो लोग हैं वो आपकी कड़ी निंदा करेंगे। लेकिन तभी जो फैमिली का वेनरेबल है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें कॉन्शियसनेस के बारे में पहले सोच लेना चाहिए, अगर तुम अभी यहाँ पर से चले जाते हो तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और उस एंसिस्टर को इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देखकर जो लियू जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर आपको यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए और मैं आपके काइंडनेस को काफी
काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर अगले जन्म में किस्मत ने हम दोनों को मिलाया तो मैं इस जन्म में आपने जो मेरे ऊपर काइंडनेस दिखाई उसे जरूर रिपे करूंगा, चाहे मुझे घोड़े या फिर गधे की तरह काम क्यों नहीं करना पड़े। और जो होंग है वो अपने मन में कहती कि मैं भी इस लियूजी के लिए सिंपैथी दिखाती हूँ, लेकिन एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना ये पागलपन भरी बात है। लेकिन तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन करते हुए जो होंगे उसे कहता है कि होंग अभी तक तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से आकर अपने जूनियर ब्रदर की प्रोटेक्शन करने के लिए मेरे साथ खड़े रहो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा तो हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। और वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो ना, आखिर मुझे इस सब झमेले में क्यों घसीट रहे हो। और होंग और हमारे मेन कैरेक्टर को लियूजी को प्रोटेक्शन करता हुआ देखकर जो एंसिस्टर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि तुम मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी, तुम्हें क्या सचमुच में ऐसा लगता है कि तुम जो फैमिली को धमका सकते हो। उस एंसिस्टर के इतना कहने के साथ ही जो आइलैंड है वो जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे हिलता हुआ देखकर जो होंग और जो रेट है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि जो रेट है वो काफी ज्यादा डरने भी लगती है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सही है, जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो। हालांकि मुझे अभी तक मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम मेरे ऊपर हमला करते हो तो मेरा जो लेवल अप है वो काफी आसानी से हो जाएगा, और जब मेरा लेवल अप हो जाएगा तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहां पर जोर जोर से हवा चलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो वो एंसिस्टर है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो कौन है। ये सब जो कोई भी कर रहा है वो भी वर्चुअल इमोर्टल लेवल पर है, लेकिन उसका जो ऑरा है वो मेरे ऑरा से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके ऑरा ने मेरे ऑरा को सप्रेस कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जुलियन की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हो। सिस्टर के इतना कहने के साथ ही कोई तो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ए जुलियन कहाँ पर है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है सामने आते हुए कहता है कि कुत्ते की तरह कौन भौंक रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर कोई तो काफी ज्यादा खतरनाक से एंट्री ले लेता है। उस कल्टीवेटर को वहाँ पर देखने के बाद जो फैमिली का एंसिस्टर है वो कहता है कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड में उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि यहाँ पर आकर दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ पर दिखावा कर सकते हो, क्योंकि इस मांगा का मैं हीरो हूँ, मैं ही दिखावा कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो आदमी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं फिदर असैसिन सेक्ट से हूँ और मुझे सब लोग जुयांग नाम से जानते हैं। उस आदमी का नाम सुनने के बाद वहाँ पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक कल्टिवेटर कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये फिदर असैसिन सेक्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेनेरेबल है, और यहाँ तक कि फिदर असैसिन सेक्ट का जो होली सन है ये उसका मास्टर भी है। जो होली सन का दाव हट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके जो 18 वेनेरेबल्स थे वो भी मारे जा चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर ये पीछे बैठकर ये सब होते हुए कैसे देख सकता था। अभी खुद ही यहाँ पर एजुलिन से बदला लेने के लिए आया है। और जो फैमिली का एंसिस्टर है वो अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये एजुलिन की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन ये तो एजुलिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजुलिन ने खुद ही अपनी कब्र खोद ली है, अब वो यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाएगा। इतना सोचने के बाद जो एंसिस्टर योजांग से कहती है कि आपका निजी मामला सुलझाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके बीच में नहीं पड़ूंगा। एंसिस्टर की यह बात सुनने के बाद जो योजांग है वह एंसिस्टर से कहता है कि मुझे मेरे मैटर सुलझाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि योजांग को चिढ़ाते उसे कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ एजुलिन, आखिर तुम्हारा मेरे से क्या काम है। और हमारे मेन कैरेक्टर को योजांग को इस तरह से चिढ़ाता हुआ देखकर हमारा जो होंगे पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या इस पागल को इसका और वर्चुअल इमोर्टल के बीच में जो डिफरेंस है उसका पता नहीं है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो योजांग है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि कुत्ते मैं आज तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर योजांग को मिडल फिंगर दिखाते उसे कहता है कि आखिर तुम कुत्ता किसे कह रहे हो, जरा अपनी तरफ देखो, तुम ही यहाँ पर आकर भौंक रहे हो और कुत्ता मुझे कह रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद योजांग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो मुंह है वो कुछ ज्यादा ही चलता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मेरा मुंह नहीं, मेरा हाथ ज्यादा चलता है, आजमाना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो योजांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि सब कुछ
खत्म हो चुका है। आसपास की जो पूरी जगह है वो पूरी तरह से सील हो चुकी है। क्या आज मैं यहाँ पर इस कुत्ते के साथ मरने जा रहा हूँ? और इतने ज्यादा पावरफुल हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो एंसिस्टर है वो कहता है कि यह हमला काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यह हमला यहाँ पर टकरा गया तो हमारा जो पूरा का पूरा जो फैमिली का रेसिडेंस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए जल्दी से यहाँ पर से निकलने की कोशिश करो। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर वो कहता है कि मुझे इस कुत्ते के वजह से अभी इस जगह को भी छोड़कर जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सीना तान कर उस हमले के सामने खड़ा होता और अपने मन में कहता है कि मुझे अब पता चल चुका है कि आखिर इस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है। उस हमले के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स है वो काफी ज्यादा चौंक चुके होते और कहते हैं कि इसके अंदर से जो निकलने वाली रोशनी हो कितनी ज्यादा है, हम यहाँ तक कि सामने जो कुछ भी हो रहा है वो भी नहीं देख पा रहे हैं। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के ऊपर अर्ली ट्रिबुलेशन ट्रांजिशन स्टेज के कल्टीवेटर ने हमला किया, जिसके वजह से जो सिस्टम का जो पैसिव इफेक्ट है उसे एक्टिवेट करते हुए जो होस्ट है उसकी कल्टीवेशन बढ़ाते उसे ट्रिबुलेशन ट्रांजिशन स्टेज के मिड स्टेज पर पहुंचा दिया जाता है। सिस्टम के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस एनर्जी को देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये तो वर्चुअल इमोर्टल का ऑरा है। क्या इसका ये मतलब है कि जो ये जूलियन है वो भी वर्चुअल इमोर्टल लेवल पर है? इसका जो प्रेशर है वो डीमन एबिसिस में सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में जो डीमन गॉड्स रहते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पावर बढ़ने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यूजुंग से कहते हैं कि क्या बस तुम इतना सही हमला मेरे ऊपर कर सकते हो, इस हमले से तो मैं अपने नाखून में नहीं काट सकता। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बस अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए ही उस एजुंग के हमले को वहीं पर से रिफ्लेक्ट कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो एजुंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और जो फैमिली के एंसेस्टर होता है वो कहता है कि तो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट लेवल के मिड स्टेज की कल्टीवेशन है। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर उसके पसीने छूट जाते और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट लेवल के मिड स्टेज पर कैसे हो सकता है। और जो लियो जी है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक चुका होते और बाकी के जो लोग है वो कहते हैं कि इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि आखिर वो इतना ज्यादा एरोगेंट बर्ताव क्यों कर रहा था, क्योंकि वो वर्चुअल इमॉर्टल लेवल पर था। उसने अपने पावर छुपाते हुए सब लोगों को बेवकूफ बनाया। आखिर वो अपने पावर कितने समय से छुपा रहा था। और हमें लीजुंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। उससे कहते कि कमी ने कही कि तुम्हारे पास वर्चुअल इमॉर्टल लेवल की कल्टीवेशन होने के बावजूद भी तुम उसे छुपा रहे थे। तुम हमारी जनरेशन के जितने भी कल्टीवेटर्स है उन्हें अपमानित कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ल्यूजुंग से कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने भी अभी ब्रेक थ्रू किया है, नहीं तो मैं पहले ग्रेट एसेसिन रिलम पर था। मैं हेवंस की कसम खाकर कह रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो ल्यूजुंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ जिसे कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लू जियांग से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं तो इसे भूल जाओ, किसने तुम्हें जीनियस बनने को कहा है। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो जियांग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा है। इतना कहने के बाद जो जियांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दे तो उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए जियांग से कहता है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में मेरा जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा है तो आज देख लो कि आखिर इस दुनिया में कितने ज्यादा बेशरम लोग होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहने के साथ जो जुआंग का हमले सीधा कर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके को देखने के बाद जो एंसिस्टर है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से वो बाकी के लोगों को नीचे नजर से देखता था, लेकिन आज उसे जुयांग के हाथों से काफी ज्यादा सफर करना होगा। लेकिन हमें जुयांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने जुयांग के हमले को हेड ऑन लिया होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जुयांग के हमले से हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता, जिसे देखने के बाद जो जुयांग है वो काफी ज्यादा चौंक चुका होता है। और जुयांग के इतने ज्यादा पावरफुल हमले के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को खर्च भी ना आता हुआ देखकर जो एंसिस्टर है उसके गोटे मुंह में आ जाते और कहते कि आखिर कैसे हो सकता है, क्या उसने किसी तरह के प्रोटेक्टिव ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जुयांग से कहता है कि जरा सी और ताकत लगाओ, क्या तुमने खाना नहीं खाया
है मेरे जो फिजिकल बॉडी हो तुम्हारे फिदर असैसिन सेट के जो प्रोटेक्टिव अरे उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि मेरे जो इंडेस्ट्रक्टेबल ओवरलॉर्ड बॉडी हो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ तक कि मैंने अभी तक उसके लिमिट को भी नहीं देखा है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो आएंगे वो अपने पास एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल ले तो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे इस आर्टिफैक्ट से बच के दिखाओ। इतना कहने के बाद जो है वो अपने आर्टिफैक्ट से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आर्टिफैक्ट को रोकने लगता है। रोकते हुए जुयांग से कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी लिमिट्स कितनी है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से अपने आर्टिफैक्ट को रोकता हुआ देखकर जो जुयांग वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो मेरे आर्टिफैक्ट को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। इतना कहने के बाद जो जुयांग अपनी और भी ज्यादा पावर लगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को उस आर्टिफैक्ट से क्रश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो वेनरेबल है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर इस आर्टिफैक्ट के सामने मैं भी आ जाता तो मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाते, तो फिर आखिर इसने इस आर्टिफैक्ट को कैसे रोक लिया। और जो जुयांग है वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हमारे फिदर इमोर्टल सेट का जो अल्टीमेट वेपन है उसे स्पेशली जो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टिवेटर्स होते हैं उन्हें मारने के लिए डिजाइन किया है, तो फिर आखिर ये उसे कैसे रोक सकता है। अब तक तो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ल्यूजन से कहता है कि मेरी जो फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मेरे फिजिकल बॉडी के सामने इस जैसे 10 वेपन भी काम नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आर्टिफैक्ट को फिर से ल्यूजन की तरफ फेंकते उसे कहता है कि तुम आज ये टूटा पहिया वापस ले लो और हाँ मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने का एक और मौका दे सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो ल्यूजन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हो ये जूलियन, जब तक कि हम में से कोई मर नहीं जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहने के बाद जो ल्यूजन है फिर से अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। जिस टेक्निक को एक्टिवेट करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर ल्यूजन से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरे सर का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो ल्यूजन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकबक करते हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फिदर इमोर्टल सेट के सीक्रेट टेक्निक का इस तरह से मजाक उड़ाने की। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट कर लेता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट कर लेता है वैसे उसके पीछे काफी ज्यादा एक एनर्जी से बने हुए फिगर अपीयर हो जाती है और जो हमारे मेन कैरेक्टर उस फिगर का इस्तेमाल करते हुए जो ल्यूजन का हमले उसे काफी आसानी से रोक लेता है। जिस चीज को देखने के बावजूद भी जो ल्यूजन है वो हार नहीं मानता और अपनी और भी ज्यादा पावर लगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के उस किंग सील के ऊपर हमला करना जारी रख देता और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं अगर लगातार तुम्हारे ऊपर इसी तरह से हमला करता रहूंगा तो तुम्हारी जो ये जो सील है वो टूट जाएगी और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। इतना कहने के बाद जो ल्यूजन है अपनी जिंदगी के 10,000 सालों के कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करते हुए वहां पर अपने इमोर्टल डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके जो टेक्निक्स में से जो छोटे छोटे सूरज निकले होते हैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा दूर दूर जाने लगता है, जिस वजह से आसपास जितने भी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं वो जलने लगते हैं। लेकिन इस बात से भी हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो लीजन से कहता है कि जरा इस तरफ देखो। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने किसी और टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं, जिन इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर लीजन के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो लीजन के हमले को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर धीरे धीरे कर लीजन की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी मौत को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद जो लीजन है वो कांपने लगता है और धीरे धीरे कर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब नकली है, ये सब नकली है। क्या वर्चुअल इमोर्टल, क्या इनविंसिबिलिटी, मेरी 3,000 सालों की कल्टीवेशन, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन से थोड़ी सी भी ज्यादा नहीं हो सकती थी। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ए जूलियन तुम चिंता मत करो, मैं अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा और जब तुम अंडरवर्ल्ड में आओगे तब मैं तुम्हें काफी ज्यादा तड़पाऊंगा। इतना कहने के साथ ही जो एजू ने उसका काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ईस्टर्न रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल सेट का वर्चुअल इमोर्टल इस तरह से पागल हो जाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था।
था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एजुलिन अपने कितने ज्यादा स्ट्रेंथ छुपा कर रख रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने जीत की काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर जो फैमिली की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी भी एक मिशन कंप्लीट करना बाकी है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सीधा जो फैमिली के एंसेस्टर के पास पहुंच जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो फैमिली का एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा डर जाते और हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा चाटने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर एंसेस्टर से कहता है कि लिटिल जो क्या मैं अपने डिसाइपल को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ ना, कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज आप उसे लेकर जाइए। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एंसेस्टर के ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है। जिस प्रेशर को महसूस करने के बाद जो एंसेस्टर पूरा तरह से पसीने में भीग जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वर्चुअल इमोर्टल ए प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो फैमिली के एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली उसने मेरे डिसाइपल को काफी ज्यादा बुली किया है, जिसके वजह से मुझे तुम्हारे फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ, बस आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस एंसेस्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने खुद के हाथों से अपनी पूरी जो फैमिली को तबाह कर दो। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। एंसेस्टर को इस तरह से चौंकता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर एंसेस्टर से कहते हैं कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी रिक्वेस्ट की है। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर वो अपने मन में कहता है कि तुमने बस रिक्वेस्ट नहीं की, ये काफी ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है। मेरी जो फैमिली फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर रहती है जिसके के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं और तुम ये चाहती हो कि मैं अपने हाथों से मेरे पूरे के पूरे क्लैन को तबाह कर दो, आखिर मैं इस बात के लिए कैसे मान सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जो एंसेस्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वर्चुअल इमोर्टली क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ कम नहीं हो सकती। जो फैमिली के जो बाकी के लोग हो काफी ज्यादा इनोसेंट है, आखिर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एंसेस्टर के ऊपर गुस्सा करते उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बस अपने क्लैन के मेंबर्स को मारना है, मेरे डिसाइपल के बारे में क्या, उसने अपनी बहन को खो दिया है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एंसेस्टर रोने लगता है, रोते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी जो फैमिली है वो वही काट रहा है जिसे कि हमने बोया था। इतना सोचने के बाद जो एंसेस्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारे ऊपर दया कीजिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर गहरी से सच छोड़ते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना। इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों ना इस मामले के मेन कल्प्रिट को ही क्यों ना मारा जाए। जिस बात को सुनने के बाद जो फैमिली का पैट्रियर्क होते हैं वो एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर प्लीज ऐसा मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा जो फैमिली है वो अपने अंत तक इसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर सबसे पहले उस पैट्रियर्क के ऊपर हमला करती है, उस पैट्रियर्क को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसे देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो यंग मास्टर है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके फैमिली के एंसेस्टर ने उसके फादर को मारा होता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर आखिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर हमें उस एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि वर्चुअल इमोर्टल क्या आप सेटिस्फाई है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस एंसेस्टर से कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बेवकूफ को मार डालो, तो फिर आखिर तुमने उसके पिता को क्यों मार डाला। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने मुझे मेन कल्प्रिट को मारने के लिए कहा था और मैंने ऐसा सोचा कि जो बेटा होता है उसके हर एक पापों का जिम्मेदार उसका पिता होता है, इसीलिए उसके पिताजी को इसके किए हुए पापों को भुगतना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर तालियां बजाते हुए उस एंसेस्टर से कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बात कही, लेकिन इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी थी और एक को मारना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए दूसरों को भी मार डालो। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हाँ मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहने के बाद जो एंसेस्टर काफी तेजी के साथ जाकर जो यंग मास्टर उसके गले को पकड़कर उसे जोर से दबाने लगता है और एंसेस्टर को ये सब करता हुआ देखकर जो यंग मास्टर एंसेस्टर से कहते हैं कि एंसेस्टर प्लीज मुझे जाने दो। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर है वो यंग मास्टर से कहता है कि कमी ने कही कि तुम्हारे वजह से हमारा पूरा का पूरा जो क्लैन है वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर उस एंसेस्टर से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जो एंसेस्टर उसने उसके गले को काफी ज्यादा जोरदार तरीके से दबाया होता है, जिस वजह से यंग मास्टर एंसेस्टर
से कुछ भी नहीं कह पाता। फिर जो एंसेस्टर यंग मास्टर से कहता है कि तुमने ये सब अपने हाथों से किया है, तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद जो एंसेस्टर है उस यंग मास्टर के गले को और भी ज्यादा जोर से दबाते उसके सर को वहीं पर ही फोड़ देता और इसी के साथ में जो यंग मास्टर उसका भी चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यंग मास्टर के खत्म हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एंसेस्टर से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसलिए पिछले मामले को हम यहीं पर ही सुलझा हुआ मान लेते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद जो एंसेस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया वर्चुअल इमोर्टल। फिर हमें लियूजी को दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर को मरता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। इसी के साथ में उसके आंखों से आंसू भी आने लगते और अपने बहन से कहता है कि सिस्टर तुमने देखा ना, आखिरकार उस कमीने आदमी को उसके किए हुए पापों की सजा मिल ही गई। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लियूजी के पास जाकर उसे कहता है कि अब कि तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है तो क्यों ना तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो लियूजी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पर बैठ जाता और हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बनने के लिए मान जाता है। और जैसे लियूजी हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बन जाता और उसका जो मिशन है वो कम्प्लीट हो जाता है, वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आने लगती है जहाँ पर सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन कम्प्लीट करने के लिए जो उसे टेक्निक मिलने वाली तो टेक्निक उसे मिल जाती है। और साथ ही में जो सिस्टम है लियूजी के एप्टीट्यूड को चेक करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को लियूजी के काम आने वाले रिवॉर्ड्स को देने लगता है, जहाँ पर सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को सुप्रीम सैबर टेक्निक मिलती है जो कि केओटिक हेवनली सैबर आर्ट है। और हाँ, सिस्टम जो कोई भी रिवॉर्ड दे रहा है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए नहीं है बल्कि वो लियूजी के लिए है। और इसी के साथ में जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को क्यूआनियन ब्लड लाइन पिल देते हैं जो कि लियूजी के अंदर जो डीमन ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट करने के लिए काम आएगी। जिन रिवॉर्ड्स को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जो मिशन है फाइनली कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ में मुझे काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले और मुझे एक बेहतरीन डिसाइपल भी मिल चुका है। लेकिन अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर को मैड डीमन ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, इसलिए वो सिस्टम से कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर उस मैड डीमन ब्लड लाइन के बारे में बताता है कि ये हेवंस और माइरेड रिलम के अंदर सबसे ज्यादा रेयर फिजिक्स में से एक फिजिक आती है और जो कोई भी इस मैड डेमन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है तो उसकी जो कॉम्बैक्ट पावर और साथ ही में उसकी जो कल्टीवेशन है काफी तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ में उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से एक मैड डेमन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई चीज काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ेगी तो वो अपने आप को भी पूरी तरह से खो सकते हैं। वो लगातार कत्लेआम करते रहेंगे जब तक कि उनकी जो जिंदगी है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन अगर मैं किसी क्रिटिकल मोमेंट में फंस जाऊंगा तो मेरे काम आएगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लियूजी से कहता है कि जो कि तुम अब मेरे डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए तुम्हारा जो मास्टर हो तुम्हें एक टेक्निक देना चाहता है जिसका कि नाम सैबर टेक्निक है। जिस चीज को सुनने के बाद जो लियूजी है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर सैबर टेक्निक को लियूजी के माइंड में ट्रांसफर कर देता है। उस टेक्निक को देखने के बाद जो लियूजी है काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तो हेवनली साइबर आर्ट टेक्निक है। लियूजी के इतना कहने के साथ ही जो वहां पर आए हुए जितने भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स होते हैं उनके पास से उनके जो स्वॉर्ड है वो निकल कर सीधा लियूजी के आसपास घूमने लगती है, क्योंकि जो लियूजी है सैबर टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और आखिर में जब लियूजी सैबर टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाते हो तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ये कोई सैबर टेक्निक नहीं बल्कि एक हेवनली डाव है। इस सैबर टेक्निक के अंदर जितने भी स्टांस है वो हर एक स्टांस हेवन और अर्थ को बीच में से चीर सकता है। और उस सैबर टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाने के बाद जो लियूजी उसे समझ में आता है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या चीज है, इसीलिए वो जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते उसे कहता है कि मास्टर लियूजी को इस तरह की टेक्निक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लियूजी को इतना तेजी के साथ उस टेक्निक को सीखता हुआ देखकर जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि इसने इस सैबर टेक्निक को इतने आसानी से कैसे सीख लिया। लेकिन तब हमें लियूजी को दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टियां करने लगता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आपको जो ये डिसाइपल है उसने रेकलेसली सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके वजह से मेरी जो बॉडी है पूरी तरह से टूट रही है और मेरा जो फाउंडेशन है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसीलिए मुझे डर है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतर पाऊंगा। लियूजी की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसी पिल को बाहर निकाल लेता है जिस पिल को हमारे सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को दिया होता है। उस पिल को लियूजी को देते हुए उसे कहता है कि बकवास की बातें मत करो, सबसे पहले तुम इस पिल को खा दो। इस पिल को खाने के बाद तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ जाएंगे। लेकिन वो पिल दिखने में अच्छी नहीं होती, यहाँ तक कि उसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू भी आ रही होती है, जिस वजह से जो लियूजी पूरा सदमे में जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर क्या सच में एक मेडिसिन है। लियूजी की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी
पूरा सदमे में चला जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि ये गोली काम करेगी या नहीं। इसलिए वो सिस्टम से कहते हैं कि सिस्टम क्या ये सच में पिल काम करेगी, क्या ये पिल सच में लिऊ जी की जो डीमन ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट करने में मदद कर पाएगी। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या सच में आप सिस्टम के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर शक कर रहे हैं। इस बात से सिस्टम काफी ज्यादा दुखी हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल को लिऊ जी को देते हैं उसे कहता है कि ये जो पिल है तुम्हारे अंदर जो मैड डेमन ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट कर लेगी। हाँ ये दिखने में थोड़ी सी खराब है, शायद इसका जो स्वाद है वो भी खराब आएगा, लेकिन ये जो पिल है वो काफी ज्यादा काम की है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो लिऊ जी उस पिल को खा लेता है, जैसे लिऊ जी उस पिल को खा लेता है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस डार्क रेड ऑरा को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहते हैं कि क्या सच में उसने मैड डेमन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम में वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ उसने ब्लड लाइन को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा और किसी के ऊपर भी हमला कर देगा जब तक कि उसकी जो पावर है उसे पूरी तरह से सप्रेस ना किया जाए। और हमें लिऊ जी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और कहता है कि सारे लोग मर जाओ। और लिऊ जी को इस तरह से करता हुआ देख जो एंसिस्टर है वो पूरा सदमे में जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि आखिर वर्चुअल इमोर्टल ने इसे क्या खिला दिया है, वो इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहा है और उसके अंदर से इतना ज्यादा डार्क कलर का ऑरा क्यों बाहर निकल रहा है। और जो होंगे वो भी अपने मन में कहता है कि आखिर इस आदमी ने उसे क्या खिला दिया है, आखिर वो इस तरह से कैसे बन चुका है। यहाँ तक कि जब मैंने सेंट्रल रीजन के अंदर इमोर्टिलिटी को अचीव किया था तब भी मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। और हमें लिऊ जी को दिखाया जाता है जिसको कि अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं होता, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए इधर उधर हमला करना शुरू कर देता है। और लिऊ जी को इतना ज्यादा पावरफुल हमला करता हुआ देखकर वहां पर जो एब्सोल्यूट साइबर पवेलियन का जो सेक्ट मास्टर आया होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर एक फ्यूजन रिलम का कल्टीवेटर इतने ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी जो पावर है वो ग्रेट एसेसिन रिलम से भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मैं ग्रेट एसेसिन रिलम के पिक पर होने के बावजूद भी उसके एक सिंगल स्ट्राइक के सामने भी नहीं टिक पाऊंगा। और लिऊ जी को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारे जो मेन कैरेक्टर तालियां बजाते हुए कहते हैं कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जब से उसके ब्लड लाइन एक्टिवेट हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइगर को किसी पंछी के पर लगा दिए है जिसके वजह से वो काफी ज्यादा उड़ रहा है। लेकिन तभी हमें लिऊ जी को दिखाया जाता है जिसकी की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और लिऊ जी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लिऊ जी से कहता है कि जो कि तुम अब मेरे नए डिसाइपल बन चुके हो तो तुम्हारे मास्टर होने की वजह से मैं तुम्हारी पावर की जांच करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता और यहाँ पर इसका नाम बदल कर हेवनली एम्परर धर्मकाया कर दिया है, इसलिए मैं आपसे इसे हेवनली एम्परर धर्मकाया कहकर ही पुकारूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हेवनली एम्परर धर्मकाया का इस्तेमाल करते हुए लिऊ जी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिऊ जी भी कहा किसी से कम था, वो भी उस धर्मकाया के ऊपर हमला कर देता। उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है। और लिऊ जी को अपने धर्मकाया के सामने इस तरह से टिकता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इतना से भी ज्यादा बुरा नहीं है, फ्यूजन रिलम पर होने के बावजूद भी तुम मेरे धर्मकाया के सामने अभी भी टिके हुए हो, लेकिन अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे जो डिसाइपल की बॉडी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी धर्मकाया बॉडी की और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए लिऊ जी से कहता है कि तुम्हारा मास्टर होने की वजह से मैं तुम्हें जागने की कमांड देता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही और हमारे मेन कैरेक्टर के धर्मकाया के अंदर से निकलने वाली पावर की वजह से जो लिऊ जी उसकी जो पावर है पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है। और जैसे लिऊ जी की पावर पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है वैसे जो लिऊ जी वो होश में आ जाता है। पूरी तरह से होश में आ जाने के बाद जो लिऊ जी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मास्टर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से खो चुका और मेरे दिमाग में सिर्फ कत्लेआम करने की ही बातें घूम रही हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जरूरी कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए अब मास्टर आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। लिऊ जी की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिऊ जी से कहता है कि लिऊ जी के बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिऊ जी से कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, बस तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारे अंदर तुम्हें कोई चेंजेस महसूस हो रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने
के बाद जो लियू जी है पहले कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो अपने आप को ठीक से देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो फ्यूजन रिलम में ब्रेक तो कर चुका होता है। यहाँ तक कि उसका जो डैमेज फाउंडेशन था वो भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। यहाँ तक कि उसका जो फाउंडेशन है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो लियू जी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लियू जी से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर जो मैड डीमन ब्लड लाइन थी उसे एक्टिवेट कर लिया है। एक बार जब ये ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है तो तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन तुम इसे ज्यादा देर तक मेंटेन करके नहीं रख सकते। अगर तुमने इसे ज्यादा देर तक मेंटेन करके रखा तो ये जो ब्लड लाइन है तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, यहाँ तक इस ब्लड लाइन की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसीलिए तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो लियू जी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। फिर जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कहता है कि आपको एक काफी ज्यादा बेहतर डिसाइपल मिला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसी मौके पर क्यों ना आप अंदर चलकर थोड़ी सी शराब पी ले। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस एंसिस्टर से कहता है कि मैं तो आपकी स्पॉटलाइट छीन लूंगा अगर मैं अंदर आया तो। ये जो बंकेट है वो आपके वजह से रखा गया है, क्योंकि आप ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज पर पहुंचे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो दोहरी खुशी होगी ना। फिर हमें उन कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हीं में से एक कल्टिवेटर कहता है कि क्या जो फैमिली के एंसिस्टर ने खुद ही अपने 2 मेंबर्स को नहीं मारा था तो फिर आखिर वो एजुलियन से इतना ज्यादा क्यों अच्छा बर्ताव कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह से चीजें बदल जाएंगी। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा कल्टिवेटर होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो सफेद बालों वाला डीमन है वो ईस्टर्न रीजन में और भी ज्यादा हलचल पैदा करने वाला है। और जो हॉन्ग है वो अपने मन में कहता है कि ये जो दुनिया है वो सच में स्ट्रॉन्ग लोगों को ही रिस्पेक्ट करती है। उसने एंसिस्टर को अपने फैमिली के 2 लोगों को मारने के लिए मजबूर किया, और यहाँ तक कि उसने उस एंसिस्टर को इस तरह से मजबूर किया कि उन दोनों को मारने के बावजूद भी उस एंसिस्टर को ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, बल्कि वो हमारे मेन कैरेक्टर का ही ग्रेटफुल रहे। इसके वजह से मुझे भी जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो मैं हमेशा इसकी कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते हुए एंसिस्टर से कहता है कि जो कि मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है, तो आप जो फैमिली का जो बैंकेट है उसे चालू रखिए, हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर हंग से कहते हैं हंग जल्दी से अपनी जूनियर सिस्टर को लेकर यहाँ पर से चलो। जिस बात को सुनने के बाद जो हंग है वो रैट को खींचकर वहां से लेकर जाने लगती है, क्योंकि जो रैट है वो शराब के नशे में इतने ज्यादा टुल होते हैं कि उसे वहां पर क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चल पा रहा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि सीधा कुनपेन के ऊपर चले जाते और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां से जाता हुआ देखकर जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते कि फाइनली वो सफेद बालों वाला डीमन एजुलिन यहाँ से चला गया। और हमें एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि कितनी ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि जो ग्रैंड सेलिब्रेशन बैंकेट था वो इस तरह से खत्म हुआ। लेकिन तभी पीछे से कोई तो चिल्लाते हुए आकर कहता है कि पैट्रिक मुझे यंग मास्टर का जो टूटा हुआ हाथ है वो मिल चुका है। पैट्रिक मुझे बताए कि अब मैं इस हाथ का क्या करूं। तभी जो एंसिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते उससे कहता है कि उस हाथ को घुमाकर अपने ही अंदर डाल लो। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते वो अपना मुंह छुपाकर हंसने लगते। उन्हें हंसता हुआ देखकर जो एंसिस्टर उनके ऊपर गुस्सा करते उनसे कहता है कि जो बैंकेट है वो खत्म हो चुका है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। एंसिस्टर के बात सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स है वो वहां से जाने लगते। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रहा होता है। और जो लियू जी है वो डीमन बिस्ट की सवारी करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा होता और कहता है कि अच्छा तो डीमन बिस्ट की सवारी करने में इतना ज्यादा मजा आता है। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने मेरे बहन का बदला भी ले लिया और यहाँ तक कि वर्चुअल इमोर्टल लेवल का मास्टर भी मुझे मिल गया। लेकिन तभी जो लियू जी उसकी नजर हंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने सुना था जो फेरी हंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, जो कि मैं अभी सेट में ज्वाइन हुआ, क्यों ना मैं जाकर उसे ग्रीट करूं। इतना सोचने के बाद जो लियू जी वो हमारे हंग के पास जाते हैं उसे कहता है कि जो सीनियर ब्रदर हंग वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। क्या सीनियर ब्रदर फ्यूचर में मुझे कल्टीवेशन करने में मदद करेंगे? लियू जी के बात सुनने के बाद जो हंग है वो अपने मन में कहता है कि हम फिर से वही बात कहने लगे, ये सभी लोग एक जैसे क्यों है? मैं पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि जो एजुलिन है उसने वर्चुअल इमोर्टल जुयांग को मार डाला है।
और इसके अलावा उसने एक डिसाइपल को भी ले लिया है जिसके के पास हाई लेवल डिफाइंड फिजिक है। आखिर में जब भी कमबैक करने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने कोई ना कोई दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आखिर मेरा कमबैक करना इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता जा रहा है। इतना सोचने के बाद जो होंगे वो लियूजी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर जो लियूजी है वो होंग से कहता है कि क्या मैंने आपसे कुछ गलत कहा। लेकिन तभी पीछे से रैट आते हुए लियूजी से कहता है कि तुम लोग हमेशा सीनियर ब्रदर का जो जेंडर है उसे गलत समझ लेते हो। जो सीनियर ब्रदर है वो औरत नहीं मर्द है, और जो कोई भी उसके जेंडर को गलत समझता है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गई, आखिर तुम कौन हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लियूजी वो रैट को ग्रीट करते उसे कहते हैं कि मैं अभी अभी मास्टर का नया डिसाइपल बना हूँ, आप मुझे शाओली कह सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो रैट है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उछलते हुए कहते हैं कि फाइनली मेरे पास भी एक जूनियर ब्रदर है। लेकिन तभी जो लियूजी रैट से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बता दिया कि जो सीनियर ब्रदर होंगे वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जिस बात को सुनने के बाद जो रैट है लियूजी से कहती है कि बस तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। जिस बात को सुनने के बाद जो लियूजी वो कहती है कि जैसे कि मैंने सोचा था जो मास्टर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा हैंडसम मैन, और दूसरे सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा होशियार सीनियर सिस्टर रैट। जिस बात को सुनने के बाद जो रैट है लियूजी से कहती कि बिल्कुल भी नहीं, दरअसल मैं अपने सीनियर ब्रदर की तरह पूरी तरह से इंसान बनना चाहता था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं आधा इंसान और आधा चूहा हूँ। इसीलिए मैं समय पर मास्टर के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो लियूजी रैट से कहता है कि अच्छा तो आपने जानबूझकर इस फॉर्म को मेंटेन करके नहीं रखा है, लेकिन ये काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी जो लियूजी वो रैट से कहता है कि अरे इस बात से मुझे याद आया कि मुझे ईस्टर्न रीजन में एक सीक्रेट मैनुअल मिला था जिसके के अंदर आप अपनी पूरी बॉडी को इंसानी फॉर्म दे सकती है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो आप इस मैनुअल को रख सकती है। जिस बात को सुनने के बाद जो रैट है जल्दी से लियूजी के पास उस मैनुअल को लेते हुए लियूजी से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं पूरी तरह से इंसान में बदल जाऊंगी तो मैं मास्टर के लिए और ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बनूंगी। फिर जो रैट है खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए उसे कहती है कि मास्टर मास्टर मुझे देखो मुझे क्या मिला, अब मैं पूरी तरह से इंसान में बदल सकती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रैट से कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लफी और तुम्हारे जो मुलायम कान है वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इंसानी रूप ले सकती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो रैट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर आप चिंता मत करें, फ्यूचर में जो रैट है वो अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्म ले सकता है, इसीलिए मास्टर जो कोई भी फॉर्म मुझे लेने के लिए कहेंगे मैं उस फॉर्म में बदल जाऊंगी। वैसे मास्टर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं कि हम सेट में वापस जा रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है रैट से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर हम सेट में क्यों वापस जाएंगे, अब मेरे पास इतना बड़ा माउंट है, मैं हर जगह पर घूमकर शो ऑफ करना चाहता हूँ। और इसी के साथ में एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि जो एजुलियन है वो कुनपेन पर बैठकर महीनों से इधर से उधर कर रहा है, लेकिन जो फैमिली के बैंकेट के अंदर जो कुछ भी होता है उससे ईस्टर्न रीजन के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स है वो पूरी तरह से शॉक में चले जा चुके हैं। अब इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर एजुलियन की कल्टीवेशन लेवल क्या है। फिर हमें सीधा 3 महीनों के बाद ईस्टर्न रीजन के ग्रेट जाओ डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर हमें 3 महीनों के बाद ईस्टर्न रीजन के ग्रेट जाओ डायनेस्टी के पांसी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान और डेमंस के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक से बैटल चल रहे होते कि तभी वहाँ पर काइजू नंबर 8 आते हुए कहता है कि इन सारे के सारे ह्यूमंस को मार डालो। काइजू की बात सुनने के बाद जितने भी डेमंस है वो इंसानी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो पेंसी सिटी के जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि इन डेमंस को पेंसी सिटी में जाने से रोक दो, चाहे अपने जान क्यों ना ही गंवानी पड़े। उन लोगों के इतना कहने के साथ ही जो पेंसी सिटी के सोल्जर और डेमन होते हैं उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सिटी की हालत है काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और जो सिटी के जितने भी बचे हुए लोग हैं वो रोते हुए कहते हैं कि आखिर हमें कौन बचाएगा। उन लोगों के इतना कहने के साथ ही हमें हमारी कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी सिटी के ऊपर से उड़ रहा होता है। तभी हमें कुनपेंग के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर और होंग को दिखाया जाता है जो कि बैठकर चेस खेल रहे होते हैं कि तभी उनके पास लियूजी आकर उनसे कहता है कि मास्टर नीचे घोस्ट क्लैन के जो मेंबर्स है वो एक सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लियूजी की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए उसका पूरा का पूरा ध्यान उस चेस के खेलने में होता है, जिसके के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो होंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से जो होंग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। होंग को चेस के गेम में हरा देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा
कमजोर हो, मैंने बस अपने स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया था और तुम पहले से हार चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर को चेस के गेम के रूल्स समझाने लगता है, जो कि आपको बताकर मैं बोर नहीं करना चाहता था। जिन रूल्स को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वह होंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस चेस के गेम में मैं नूब हूँ? तुम गलत हो, मैं चेस के गेम में प्रो हूँ, मुझे सब रूल्स पता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर किस तरह के प्रो हो तुम, तो चीटिंग कर और रूल्स को तोड़कर इस गेम को जीते हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से और काफी ज्यादा गुस्से में होंग से कहता है कि क्या तुम मेरे चेस के स्किल के ऊपर सवाल उठा रहे हो? हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, साथ ही में काफी ज्यादा डर भी जाता है। इसीलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रैक से कहते हैं कि रैक तुम मेरे चेस के स्किल के बारे में क्या सोचती हो? उसके इतना कहने के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे रैक को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। जिस बात को सुनने के बाद जो रैक मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो मास्टर है चेस के गेम में काफी ज्यादा प्रो है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। और रैट को इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर की चापलूसी करता हुआ देख जो होंगे वो रैट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है कि कमबख्त चूहा, सचमुच इसे चापलूसी करना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के नजर लियू जी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अभी तुमने कुछ कहा था ना। जिस बात को सुनने के बाद जो लियू जी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो घोस्ट क्लैन के मेंबर्स है उन्होंने नीचे जो सिटी उसके ऊपर हमला कर दिया और जो सिटी की कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि घोस्ट क्लैन, मैंने ऐसा सुना है कि वो मेजर डार्क रेसेस में से एक आती है और ईस्टर्न रीजन के एक फॉरबिडन लैंड है जहां पर नेदर एबेसिस नाम की एक जगह है जिसके के अंदर ही ये सारे डार्क रेसेस रहती है। रूमर्स के हिसाब से एंशिएंट टाइम में जो नेदर एबेसिस के क्रीचर्स थे वो नेदर एबेसिस से बाहर निकलकर जो बाहर की दुनिया उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन जो ह्यूमन कल्टिवेटर्स थे उन्होंने एकजुट होकर उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और बाद में जो नेदर एबेसिस के क्रीचर्स थे वो हारे गए, जिसके वजह से वो पीछे हट गए और तब से वो दोनों एक दूसरे के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते और दोनों ही जो रेसेस है वो शांति से रहती है। और अभी जो घोस्ट क्लैन है उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया, इसका मतलब जो इन दोनों रेसेस के बीच में जो शांति मेंटेन करके रखी थी वो टूट चुकी है। ये मैटर जितना सिंपल दिखता है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चलो घोस्ट क्लैन के जितने भी मेंबर्स है उन्हें मिला जाए। फिर वो काफी ज्यादा खतरनाक से मुस्कान देते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर वो सच में क्या करना चाहते हैं।